कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हम वन्य समाज और उपनिवेशवाद पढ़ रहे थे, तो अभी हमने भारत के वनवासियों के बारे में जाना था। आज हम जावा के जो जंगल थे, वहाँ के जो वनवासी थे, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, समय खराब ना करते हुए सीधे सीधे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जावा के जंगलों में हुए बदलाव, यानी क्या क्या वहाँ बदलाव हुए। तो जावा जो था वहाँ भी जैसे यहाँ अंग्रेज लोगों का शासन था हिंदुस्तान में, वैसे वहाँ डच लोगों का शासन था। ठीक, तो इंडोनेशिया का जो जावा है आज वह चावल उत्पादक राज्य है, लेकिन एक जमाने में ये पहले क्या था, वन आच्छादित था, यानी यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जंगल थे। यहाँ डचों का शासन था और 1600 में यहाँ आबादी जो है 34 लाख थी। और यहाँ पर कुलांग समुदाय के कुशल लकड़हारे थे जो लकड़ी काटने में और किसान भी थे। तो इनका महत्व इस बात से जाना जा सकता है कि 1755 में जब 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, तो इन 6000 परिवारों को बराबर बराबर बांट दिया गया। यानी ये जो लकड़हारे थे ये बहुत कुशलता से लकड़ी काटते थे और घुमंतु किसान भी थे। तो इनका महत्व ये था कि जब रियासत वहाँ की बटी तो इन परिवारों को भी आधा आधा बांट दिया गया दोनों रियासतों में, क्योंकि इनके बिना लकड़ी नहीं काटी जा सकती थी, तो बड़े बड़े महल कैसे बनते। ठीक, तो आगे चलते हैं। जब डचों ने 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित किया, जैसा कि अंग्रेजों ने किया था, जहाज के लिए लकड़ी चाहिए थी, रेलवे स्लीपर के लिए चाहिए थी, है ना, तो इसलिए उन्होंने जब नियंत्रण किया तब कोशिश की उन्होंने कि कलाम उनके लिए भी जो है काम करें, क्योंकि बिना सीधे अंग्रेज लोग कुछ इतनी बड़ी संख्या में थोड़ी थे कि वहां से मजदूर भी ले आते, मजदूर तो उनको यहीं से चाहिए थे जहां वो थे। तो उन्होंने कोशिश की कि ये कलाम लोग जो है हमारे लिए भी काम करें, लकड़ी काटें, ढोएं, है ना, ये सब काम करें। तो इसका उन्होंने विरोध किया। कलाम जाति जो थी, कलाम जो लकड़हारे थे, उन्होंने इसका प्रतिरोध किया और प्रतिरोध इस प्रकार भी किया कि उन्होंने डचों के उस पर किले पर कब्जा ही कर लिया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, डचों के किले पर 1770 में एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया उन्होंने। जब उन्होंने कहा कि आप आओ, मतलब उन्होंने जबरन कराने की कोशिश की लकड़ी काटने के लिए, तो क्या हुआ, 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर आक्रमण करके इसका प्रतिरोध किया, है ना। वो काम नहीं करना चाहते थे उनके लिए, इसका प्रतिरोध किया। ठीक है, उसके बाद वानिकी शुरू हुई, जैसे कि वहां पर हुई थी, है ना, जैसे भारत में हुई थी, वैसे डचों ने भी अपने हिसाब से पेड़ लगाने वहां जावा में शुरू किए। तो बंदिशें लगा दी, वही जैसे यहाँ हुआ था वैसे वहाँ वनों को आरक्षित कर दिया गया और संरक्षित कर दिया गया, लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। तो वही प्रतिरोध कि भाई ऐसे कैसे होगा, बहुत से गांव, हालांकि वहाँ वन बहुत थे और तो वो जनसंख्या थी 34 लाख, तो फिर भी जंगलों में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। उन गाँवों को वहां से उन लोगों को खदेड़ दिया गया और जो लकड़ी काटी गई, जो स्लीपर के लिए गए, तो लगभग 1882 में 1882 में बहुत बड़ी संख्या में वहां से वन काटे गए। अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात हुआ। अकेले जावा से, यानी बाकी जगहों से कितनी निकाली गई होगी लकड़ी, अकेले जावा से 2,80,000 स्लीपर निर्यात हुए, है ना, निर्यात हुए। ठीक है, तो इसने बड़ी मात्रा में ये लकड़ी काटी गई, उसके लिए उनको मजबूर किया गया कि भाई ये लोग हमारे यहाँ, इस शर्त पर उनको पहले बहुत बड़ी संख्या में लगान लगा दिया गया और जंगलों से लोगों को बाहर निकाल दिया। कुछ लोगों को रहने के लिए छोड़ दिया कि भाई आप जो है हमारे लिए लकड़ी काटोगे और ढोगे, ये काम करोगे तो तुम्हें यहाँ रहने दिया जाएगा। तो कुछ रहने के लिए विवश हो गए। उसके बाद में थोड़ा सा इन्होंने कुछ मेहनताना भी इनको दिया जाने लगा था, लगान तो कम नहीं हुआ था, पर कुछ पारिश्रमिक इनको दिया जाता था। इसी में एक व्यक्ति था सामिन करके, है ना, उसने इसका प्रतिरोध किया। ये सब चल रहा था तो सामिन ने जो है इसका प्रतिरोध किया 1890 के आसपास। ठीक है, सागौन के जो जंगल थे
1890 के आसपास है ना, सागौन के जंगल जो थे उनमें काम करने के लिए ये लोग काम करते थे, है ना। सागौन के जंगलों में स्थित एक गांव था जिसका नाम था रानदुलांतुम। क्या नाम था उसका? रानदुलांतुम करके गांव था। गांव का एक व्यक्ति था, गांव के सुरोंतिको सामिन, है ना, सुरोंतिको सामिन ने इसे चुनौती दी, है ना, किसे चुनौती दी कि भाई हम बेकार नहीं करेंगे। इसका कहना था सामिन का कि आप जो है ये सरकार ने या राज्य ने जंगल नहीं बनाए हैं, जमीन नहीं बनाई है, तो हम उन्हें लगान नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रकृति की देन है और हम भी प्रकृति के साथ वर्षों से रहते आ रहे हैं। तो ये राज्य ने ना इनको बनाया है, तो इन पर इनका अधिकार नहीं है। इस पर जो लोग रहते हैं उनका अधिकार है, तो हम लगान भी नहीं देंगे और हम बेकार भी नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आ गए और 1907 तक करीब 3000 परिवार इसके साथ हो गए, है ना। 3000 परिवार सामिन के साथ हो लिए। सामिन का दामाद भी उसमें शामिल था, है ना। सामिन के साथ हो गए और प्रतिरोध शुरू हो गया, है ना, और उन्होंने विरोध करना, दूसरे लगान जुर्माना बेगार से इन्होंने इनकार कर दिया। तो ये सामिन ने इनको चुनौती दी थी, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारे यहाँ चला भारत में वही वहां लगभग चला था। अब इसके साथ ये तो हो गया, कुछ नई चीजें और हुई थी, युद्ध और विनाश। यहाँ युद्ध और विनाश की हम बात करेंगे, जिससे जंगलों का बहुत बड़ी संख्या में नाश हुआ था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जब डच इस पर शासन कर रहे थे तो डचों ने सोचा कि जापानी ना आ जाए उससे पहले हम इनको भस्म कर दें, जापानियों के हाथ में ये लकड़ी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने युद्ध और विनाश की जब हम बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समय डचों द्वारा बड़ी मात्रा में लकड़ी काटी गई, ठीक है, लकड़ी काटी गई। और उन्होंने क्या किया, जलाओ और भस्म करो की नीति अपनाई। जलाओ और भस्म करो, है ना, भस्म करो की नीति अपनाई। अर्थात वो नहीं चाहते थे कि जब जापानियों के हाथ ये जंगल लगे तो उनको ये बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त हो, है ना। तो एक वैर भावना, तो उन्होंने बड़ी संख्या में लकड़ियां काटी और उनको जला के भस्म करके वो भाग गए। जब जापानी आए तो उन्होंने भी बहुत अंधाधुंध दोहन किया, लकड़ियां कटवाई यहाँ से, है ना। तो लेकिन एक फायदा वहाँ के स्थानीय निवासियों को हुआ कि जो जंगल जलाए गए थे वहाँ उन्होंने खेती करना शुरू कर लिए थे, और बाद में जो सरकारें थी उनको फिर इस जमीन को छुड़ाना मुश्किल हो गया, है ना। तो इस प्रकार से उनको कम से कम जमीन तो मिल गई। उसके बाद की बात है वानिकी में नए बदलाव। तो जब ये एशिया और अफ्रीका की सरकारों को ये लगने लगा कि यहाँ बार बार प्रतिरोध होता है ना, कि बार बार जो है हम इनसे वनवासियों से टकराते हैं, प्रतिरोध होता है, इससे अच्छा लकड़ी प्राप्त करने से ज्यादा जरूरी है कि वनों का संरक्षण हो। तो हम भारत के केरल में और उधर देखते हैं कई जगह पर बहुत सारे जो वन बचे हुए हैं, बट मिजोरम तरफ में, तो क्यों बचे हैं, क्योंकि वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने उन पेड़ों को पवित्र बागान के रूप में विकसित कर दिया कि ये होली प्लेस है, इसको नहीं काटा। जैसे कि हमारे यहाँ देखा होगा आपने, नीम कहीं नहीं काटते, नीम तो फिर भी काट देते, पीपल नहीं काटा जाता, कोई नहीं काटेगा। अगर किसी मजदूर को लेकर आओगे कहोगे इसको काटो, नहीं भाई हम नहीं करेंगे, इस पर देवता निवास करते हैं, हमें कुछ हो जाएगा। तो इन जंगलों को जो बहुत बहुमूल्य पेड़ थे, वो राई वगैरह के पेड़ थे, उनको ऐसे संरक्षित किया गया कि होली फॉरेस्ट है, इसको आप नहीं काट सकते हो। तो इस प्रकार से उन्होंने बचाना शुरू किया, और बाद में जो वैज्ञानिक थे, वन वैज्ञानिक, उनको भी ये तरीका बहुत सही लगा। तो इस प्रकार से ये पूरी घटनाएं मैंने आपको समझाई। इसके साथ ही ये वाला अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ आपसे मिलूंगी, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।